Hello my students, welcome to our channel Study Club 24/7. Happy Navratri to everyone and we are again back with some different kind of case studies. इससे पहले भी आप लोगों ने केस स्टडी का वीडियो देखा है और आज उन्हीं टॉपिक्स को हम थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे. आज चैप्टर 1 की ही केस स्टडीज कुछ डिस्कस करेंगे और सो दैट आपकी और अच्छे से रिवीजन हो सके. करेक्ट. तो लास्ट जो हमारा केस स्टडी वाला वीडियो था उसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस विद टॉपिक्स हमने डिस्कस किया और इस वीडियो को देखने से पहले भी आप लोग प्लीज़ चैप्टर 1 के जो कॉन्सेप्ट्स है उनसे रिलेटेड वीडियोस को देखकर आए सो दैट आपको ये केस स्टडीज और ज़्यादा इजी लगे. वैसे तो इजी है, थोड़ा और हम इंटरेस्टिंग वे में इन्हें सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. करेक्ट. तो सेम आई हैव टोल्ड यू earlier also that before starting case studies, before doing questions of case studies, you must revise all the topics of the same chapter. Right? होगा क्या, वही स्टोरी सी आपको एक मिल जाएगी, एक लाइव सिचुएशन, उससे आप रिलेट करेंगे अपने चैप्टर के टॉपिक से और आपको जल्दी से आंसर्स मिलते जाएंगे. रादर जो केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने ज़्यादा इजी है. करेक्ट. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सो वी आर हेयर विद First question. Correct. Radhika is running a small scale business of manufacturing. राधिका का एक प्यारा सा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेकोरेशन आइटम्स इन दिल्ली. Every year she contributes 10% of her profit to Manyata Foundation, a popular NGO in Noida, which supports the programs based on senior citizen healthcare and carrying out activities for them in the hospitals such as entertainment programs, festival celebration and many more day-to-day activities. Correct. ये एक सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है कि एक पर्सन है जिसका डेकोरेशन आइटम्स की मैन्युफैक्चर का एक स्मॉल स्केल का बिजनेस है जिसका कुछ शेयर वो एक फाउंडेशन एनजीओ को देती है. राइट. अब इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबव केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस being fulfilled by Radhika by providing financial help to Manyata Foundation. आपका ये क्वेश्चन अब रिलेट कर गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. राइट. आपको बताने हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स यहाँ फुलफिल हुए, उन्हें आइडेंटिफाई यानी पहले पकड़ना है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ देखने को मिला, फिर उसके बाद आप क्या कर देंगे उस ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन. ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 3 अदर ऑब्जेक्टिव्स. ये सिंपल सी चीज है. ऑफ बिजनेस ऑफ द सेम टाइप एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन. जो भी इस फर्स्ट पार्ट के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा 3 और ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं बिजनेस करने के. राइट. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि आपको ऑब्जेक्टिव बताना है बिजनेस का जो कि राधिका ने फुलफिल किया इस केस स्टडी में. तो इसने कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया है? सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव इज बीइंग फुलफिल्ड हियर. सोशल ऑब्जेक्टिव में भी कम्युनिटी सर्विस इज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बीइंग फुलफिल्ड बाय राधिका बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू मान्यता फाउंडेशन. क्योंकि उसने एक फाउंडेशन एनजीओ की हेल्प की, फाइनेंशियल हेल्प की, तो उसने किस टाइप का ऑब्जेक्टिव यहाँ फुलफिल किया? सोशल ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 3 अदर ऑब्जेक्टिव्स. तो 3 अदर ऑब्जेक्टिव्स में तो आप कुछ भी माइंड से इसी पैराग्राफ को माइंड में रखते हुए कोई भी 3 और ऑब्जेक्टिव्स आप बता सकते हैं. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव उसने क्या फुलफिल किया यहाँ एक्स्ट्रा में? जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. क्योंकि उसने एक बिजनेस खोला तो एम्प्लॉयमेंट बाय डिफॉल्ट हो गया जनरेट. एम्प्लॉयज वेलफेयर, एम्प्लॉयज के बारे में सोचा. एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन जहाँ एक पर्सन है वो एक स्मॉल स्केल का बिजनेस रन कर रहा है, उसका कुछ पार्ट एक फाउंडेशन को दे रहा है, एनजीओ को. और क्वेश्चन सिर्फ हमारा ये था कि इस क्वेश्चन में इस पर्सन ने कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया, आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे. तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ था सोशल बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प, क्योंकि उसने हेल्प की है एक एनजीओ को. और उसके अलावा जो 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हमने यहाँ आइडेंटिफाई किए वो है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ environment. So simple. So now next question. Wow, it's a surprise. It's not case studies. These are simple 1 marker questions. तो जल्दी से ये भी करते हैं. क्वेश्चन हमारा है name the following. The economic activity
द इकोनॉमिक एक्टिविटी showing a risk element and carried on profit. The economic activity showing the risk element and carried on profit. तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इकोनॉमिक होगी, जिसमें कुछ रिस्क होगा और जो प्रॉफिट कैरी करेगी, वो बन जाएगा हमारा बिजनेस. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया बिजनेस. सेकेंड क्वेश्चन इज द ट्रेड इन विच 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व. कोई भी ऐसा ट्रेड जिसमें 2 कंट्री इन्वॉल्व हो जाए, उसे आप क्या बोल दोगे? एक्सटर्नल ट्रेड. हमने ट्रेड के टाइप पढ़े थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये वहां से रिलेट कर गया. थर्ड क्वेश्चन इज द ट्रेड इन विच गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्री. हमने एक कंट्री से इम्पोर्ट किया और सेम गुड्स को किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये हमने पढ़ा था एंट्री पोर्ट. एंट्री पोर्ट 3 टाइप के पढ़े थे ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट. तो दिस वाज द लास्ट वन. सेकंड क्वेश्चन, द इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जेनेटिक इंडस्ट्री. अब जल्दी से प्रीवियस वीडियो देखना, वहां हमने डिटेल में पढ़ा था जेनेटिक इंडस्ट्रीज के बारे में, मीन्स ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में. द ब्रांच ऑफ कॉमर्स विच रिमूव हिंडरेंस ऑफ प्लेस ट्रांसपोर्टेशन. तो वो वाला ब्रांच जो आपके प्लेस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा, वो क्या ऑप्शन बन जाएगा हमारा? ट्रांसपोर्टेशन. करेक्ट. तो ये था एक सिंपल से क्वेश्चन, बीच में 1 मार्क में आप इसे स्टडी कर सकते हैं. मींस मैंने ये कुछ क्वेश्चंस ऑप्ट किए जो कंप्लीट चैप्टर 1 में से थे, कहीं से भी कोई भी एक टॉपिक उठा के, जस्ट फॉर योर क्विक रिवीजन. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे. ये है आपका मेन क्वेश्चन. अब चलिए, सेकेंड क्वेश्चन इज एक्चुअल थर्ड. द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया dated back to 1750 BC. In ancient India, there is evidence of loans, ये थोड़ा बीच में गैप आएगा, loans from the Vedic period. From the writing of many foreign travelers during Mughal period, we came to know about the use of various instruments in the great commercial centers. In the Mughal periods, historians found the evidence of loan deeds which were called दस्तावेज. दस्तावेज जैसे एक हिंदी का वर्ड है, और इसका मीनिंग दस्तावेज मीन्स किसी भी टाइप का कोई भी डॉक्यूमेंट. करेक्ट. तो वो बताना चाह रहा है कि बहुत से लोगों ने कुछ इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फाउंड किए प्रीवियस हिस्ट्री से. देयर वर 2 टाइप ऑफ दस्तावेज. वन वॉज पेएबल ऑन डिमांड एंड अदर वॉज पेएबल आफ्टर अ स्टिपुलेटेड टाइम. The most important class of credit instruments of exchange. अब जल्दी से रिकॉल कर लेना, हमने इस चैप्टर में जो एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था उसका क्या नेम था? हुंडी. यस, करेक्ट पकड़ा है आपने. एक ही इंस्ट्रूमेंट हमने इसमें पढ़ा था, हुंडीज एंड चिट्टीज के बारे में. आप प्रीवियस वीडियोस में जाना, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, वहाँ ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स एंशिएंट टाइम में यूज होते थे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. वन वॉज हुंडी, सेकेंड वॉज चिट्टी. तो कुछ उसी से रिलेटेड ये जाएगी केस स्टडी. देयर यूज वॉज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द 12th century एंड हैज कंटिन्यूड टिल टुडे, जिसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, एट प्रेजेंट टाइम्स. ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे. आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज प्रोमिनेंट इन द ग्रेट एंशिएंट कमर्शियल सेंटर्स ऑफ इंडिया. अभी मैंने बताया आपको इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या था? हुंडी. बट आप उस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई भी करेंगे और क्वेश्चन बोले या ना बोले आप थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन भी कर देंगे फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एंड टू स्कोर फुल मार्क्स. हुंडी वॉज दैट इंस्ट्रूमेंट of exchange which was prominent in the subcontinent. You can make a little explanation of hundi here also. Next question देखते हैं. State 2 important features of the instrument of exchange identified in para 1. by default question ने ही डिमांड कर दी कि आपको उस इंस्ट्रूमेंट के कुछ फीचर्स बताने हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कवर ही हो जाएगा, उस इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग भी और उसके फीचर्स भी. तो 2 important features क्या है? हुंडी इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड फॉर यूज इन ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन. क्योंकि ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में ही यूज होगा. टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. बिजनेस को करने के लिए जितनी भी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स आप लोग करते थे, हम लोग करते थे, आई मीन उस टाइम पे, वहाँ जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता था वो था हुंडी. इट इज कैपेबल ऑफ एक्सचेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन. इट वॉज कैपेबल ऑफ एक्सचेंज. और ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट था आप जिसे एक्सचेंज भी कर सकते थे.
तो यहाँ हमने बात की थी एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो जल्दी से माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि चैप्टर 1 में जो आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा उसका नेम था हुंडी, और हुंडी के ही आपको यहाँ बताने थे 2 फीचर्स, राइट। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट के स्टडी पे। Catherine want to start a retail business of fashionable items. Change in taste and preferences of customers may result in loss in such type of business. She is hesitating as she is aware of risks which are inherent in every business. She approaches her friend Christina, who is the owner of retail shop. Christina advises her to go ahead with her idea as she will get profit as return for undertaking risk. हमने पढ़ा था कि आप जब भी बिजनेस में रिस्क लेते हैं तो एज अ रिवॉर्ड आपको मिलता है प्रॉफिट, तो बस उसी रिस्क की यहाँ बात हो रही है। She also told her that some risk in business can be insured by taking insurance policy. On the basis of given information about Catherine, answer the following questions. अब सिंपली केस स्टडी पढ़ी, शॉर्ट में इसे देख लेते हैं कि एक फियर क्या था, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर मे रिजल्ट इन लॉस। लॉस हो सकता है, तो एक टाइप का रिस्क था, और वो हेजिटेट हो रही है क्योंकि उसे इसके रिस्क के बारे में पता था। उसकी फ्रेंड ने उसे बताया कि हाँ, अगर वो रिस्क लेगी तो उसको एज अ रिटर्न, रिस्क लेगी तो एज अ रिटर्न उसे क्या मिलेगा, कुछ प्रॉफिट। और ये भी बताया कि कुछ रिस्क ऐसे भी है जिन्हें आप मिनिमाइज एज मच एज पॉसिबल मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग इंश्योरेंस। तो ऐसा कुछ एडवाइस किया उसकी फ्रेंड ने। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बिजनेस रिस्क? व्हाट इज बिजनेस रिस्क? वेरी सिंपल क्वेश्चन। इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस। तो कोई भी ऐसी स्टेज जहां आपको सफिशिएंट प्रॉफिट्स ना हो या फिर प्रॉफिट्स हो ही ना, आप लॉस फेस करो, ऐसी सिचुएशन क्या मानी जाएगी, बिजनेस रिस्क। और ये होगा कैसी एक्टिविटीज की वजह से, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ऐसा कोई भी इवेंट या ऐसी कोई भी चीज जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, उसकी वजह से इन केस यू फेस एनी लॉस, दिस इज कॉल्ड रिस्क, एंड इफ यू फेस इट इन बिजनेस, इट इज बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क। अब आप यहाँ आपको बताने हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क डिस्कस्ड इन द अबव केस, ऑल्सो कोट द लाइन्स फॉर द आइडेंटिफाइड फीचर्स। अब जल्दी से देखते हैं, आपने यहाँ रिस्क के कौन कौन से फीचर्स पढ़े। अब वो क्या बता रही है कि हाँ, इस बिजनेस में बहुत रिस्क है, मीन्स रिस्क एक कंपल्सरी पार्ट है आपके बिजनेस का। तो रिस्क इज फर्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बिना रिस्क के हम कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। अब आपको लाइन्स कोट करनी है जो इस फीचर से रिलेट करे, और वो लाइन क्या थी, शी इज अवेयर ऑफ रिस्क विच आर इनहेरेंट इन एवरी बिजनेस। की हर बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ रिस्क है, इससे पता चल रहा है कि रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ बिजनेस। नेक्स्ट क्या है, उसके फ्रेंड ने उसे बताया कि हाँ, आप रिस्क लोगे तो आपको रिटर्न में क्या मिल जाएगा, रिवॉर्ड में प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। इफ यू टेक रिस्क यू विल डेफिनेटली गेट सम प्रॉफिट। अब लाइन क्या है, शी विल गेट प्रॉफिट एज रिटर्न फॉर अंडरटेकिंग रिस्क। यहाँ भी मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया था। इन केस यू फेस एनी डाउट, यू कैन पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। So do like this video, share and comment also. Bye bye. Happy Navratri.